चैप्टर 6 बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है कि हमारे पास ऐसा नंबर जिसके अंदर हमारे पास रियल पार्ट भी और उसका इमेजिनरी पार्ट भी हो। बेसिकली जहाँ हमारे पास आयोटा आ जाए ना, उसको हम बोलते हैं कि वो वाला चीज़ हमारे पास इमेजिनरी हो जाएगी। सही है। तो ऐसा नंबर जो कि आयोटा के बगैर उसको रियल पार्ट बोलते हैं, और जो आयोटा का फार उसको बोलते हैं कि वो इमेजिनरी पार्ट हो जाए, और इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि पहले हमारा रियल नंबर लिखा जाएगा, बाद में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाएगा। अच्छा, इसमें बोला जो रियल पार्ट है इन दोनों में, पहली चीज़ उन्होंने जेड बोला तो फर्स्ट में जेड। इन दोनों में जो रियल पार्ट है वो एक्स और ए है, और दोनों में जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई और बी है। इसी तरह अगर इसकी बात करें, अगर हम कॉन्जुगेट लें, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ ना अपना जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर दो। आपके पास ये आपके कम्प्लेक्स नंबर था, आपने इसका लिया कॉन्जुगेट, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन चेंज हो गया। देखो इधर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये था, आपका इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो आयोटा बी है। आपने अगर इससे कॉन्जुगेट लिया तो इसका क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे पहले से नेगेटिव होता तो साइन चेंज होकर उसका पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पे। इसी तरह अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और बस उसको ये दोबारा लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिलेट करते हैं, इसमें एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट आता है, और इसमें जो आयोटा होता है उसका मतलब क्या होता है √-1, और √-1 एक अनडिफाइंड वैल्यू है, तभी इसको एक इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। अच्छा, ये आपसी बात लिखी हुई है, इसको एग्जांपल में देखते हैं। देखो एग्जांपल है, इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास डब्ल्यू जो है वो जेड स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे डब्ल्यू की अपनी एक मीनिंग है और जेड की अपनी एक मीनिंग है। डब्ल्यू जो है ना वो बेसिकली यू प्लस आयोटा आई वी के बराबर है, और जेड जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर के बराबर है। बेसिकली दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं। डब्ल्यू जो है ना वो दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मजमूआ है, ये दो नंबर का मजमूआ है, यू का और वी का। और वो जो यू और वी है ना, ये जो यू और वी है, ये फर्दर जो फंक्शन है वो एक्स और वाई के फंक्शन है। मतलब डब्ल्यू के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो यू और वी की वैल्यूज़ होंगी, और यू और वी के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी। तो हमने किया, और डब्ल्यू जो है वो बेसिकली यू और वी का मजमूआ है, और जेड जो होता है वो एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दिया गया। अब सिंप्लीफाई करना बोला स्क्वायर, हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। इसको में देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बगैर आयोटा के पार्ट्स हैं, तो इनको एक तरफ कर देंगे, बाकी इस वाले आयोटा के पार्ट को हम एक तरफ कर देंगे। तो ये बगैर आयोटा वाले पार्ट है, ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। और इस स्टैंडर्ड भी यही, जब हम कंपैरिजन करें ना, ऐसे हम सॉल्व करते हैं तो आखिर में करते हैं हम क्या है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कराते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कराते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गई, और जो वी की वैल्यू है वो 2x वाई आ गई। तो हमारे पास इसका आंसर, ऐसे इसको सॉल्व करना है बेसिकली। डब्ल्यू को जो कोर्स में रिलेट किया हुआ है ना, बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है जो कि दो और बड़े बड़े नंबर से मिलकर बना। जैसे डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसके अंदर एक्स और आयोटा वाई होंगे, लेकिन वो जो एक्स और आयोटा वाई है ना वो फर्दर किसी और चीज़ के अंदर होंगे। जैसे यू है, अगर यहाँ पे यू पे देखें तो यू जो है ना, यू की वैल्यू क्या आ रही है, इसका माइनस का फंक्शन है एक्स और वाई का। इस तरह वी की वैल्यू क्या आ रही है, 2x जो कि फंक्शन है हमारे पास एक्स और वाई का। इस तरह फर्दर एग्जांपल है मेगा, इसकी मतलब वही है यू प्लस आयोटा वी, और ई की पावर जेड में जेड की जगह हम लिख देंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। तो वही लिखा हुआ है यू प्लस आयोटा वी, इसकी जगह लिखा हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, बेसिस सेम होती है, पावर ऐड होती है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जो ई की पावर आयोटा थीटा, इसका अपना फार्मूला होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे आयोटा वाई है तो कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई कर दिया इसको हमने, और उसको फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट जो कि बगैर आयोटा वाला पार्ट है, दूसरा पास आयोटा वाला पार्ट है। तो हमने कंपेयर किया रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट से, और इमेजिनरी वाले पार्ट को हमने इमेजिनरी वाले पार्ट से कंपेयर किया। हमारे पास यू और वी की वैल्यू आ गई। यहाँ भी देखो जो यू है वो फंक्शन एक्स और वाई का, उसके अंदर एक्स के पैरामीटर है, उसके अंदर वाई का पैरामीटर भी है, और जो वी है वो भी फंक्शन एक्स और वाई का, उसके अंदर एक्स का पैरामीटर भी वाई का पैरामीटर भी है। इस तरह अगर अगली बात करें तो उन्होंने बोला हुआ कि अब ओमेगा बराबर है 1/z के। अब ओमेगा के अंदर यू और वी की वैल्यू बताओ क्या होंगी। तो ओमेगा बेसिकली है क्या, यू प्लस आयोटा वी है, और जेड की वैल्यू क्या है, 1/x प्लस वाई आयोटा वाई है। जब भी कोई ऐसा हमारे पास क्रिटिकल सिचुएशन आएगा, हमारे पास नीचे आयोटा हो और ऊपर कुछ भी ना हो, या ऊपर कुछ हो 1 2 3 कोई भी नंबर हो, और नीचे आयोटा वाले टर्म्स हो, तो इसको हम लेते हैं, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज क्या होता है कि अब इसका जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है ना,
उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। कॉन्जुगेट बेसिकली होता क्या है, कॉन्जुगेट इस सिंबल को बोलते हैं। अगर आपके पास ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने इसको कॉन्जुगेट ये नीचे लिया हुआ है। इसमें होता क्या है कि आपका एक्स रियल पार्ट सेम रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ भी वही किया हुआ है, उन्होंने जो हमारा एक्चुअल नंबर था उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया जैसे कॉन्जुगेट से, तो पहला कॉन्जुगेट दूसरा कॉन्जुगेट, फिर सिंपलीफाई किया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, ऊपर वो टर्म ऐसी आ जाएगी। फिर इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे, तुम्हारे पास पहला ये रियल वाला पार्ट है जो कि बगैर आयोटा वाला पार्ट है, और दूसरा पार्ट हमारे पास आयोटा वाला पार्ट है। तो इसको इससे कंपेयर करा देंगे, हमारे पास यू की वैल्यू आ जाएगी, और इसको इससे कंपेयर कराएंगे वी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ भी यू और वी जो है इन टर्म ऑफ एक्स और वाई है, मतलब फंक्शन है एक्स और वाई के। फिर अगला सवाल ये है, इसमें 2z² माइनस 3zi है, z की जगह ओमेगा के अगर वही वैल्यू की वैल्यू क्या है, वही u प्लस आयोटा v है, और z की जगह आपने x प्लस आयोटा y रखना है, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। स्क्वायरिंग खोली, सिंपलीफाई किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, और आपने जो ये रियल पार्ट है ना, ये वाले इनको आपने एक तरफ करना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये दो, इनको आपने एक तरफ कर देना है। आपके पास रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अपने से कंपेयर कर लेना है। तो रियल वाला पार्ट पूरे रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट पूरे इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो ऐसा आपने योर वी की से वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये तो सिंपल था, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि आपके एक नो हाउ के कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। अब वो चीज़ें आगे, अच्छा एक डेफिनेशन है यहाँ पे, सिंगल वैल्यू फंक्शन और डबल वैल्यू फंक्शन, मल्टी वैल्यू फंक्शन। सिंगल वैल्यू क्या है, देखो आपका जो फंक्शन है, मैं यहाँ पे z की जगह वैल्यू पुट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे z की जगह 1 पुट कर दिया, तो मुझे ओमेगा की कोई एक ही वैल्यू मिलेगी। मैं यहाँ पे z की जगह 5 पुट करता हूँ, तो मुझे ओमेगा की वैल्यू एक ही मिलेगी जो कि 25 होगी, सही है। तो मेरे एक वैल्यू पुट करने से मुझे एक ही आंसर मिल रहा है। इफ़ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ z, अब जो भी z की वैल्यू पुट करो ना, देयर करस्पॉन्ड अ यूनिक वैल्यू ऑफ w। अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो कोई मुझे यूनिक वैल्यू 1 देगा इस फंक्शन में। अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो मुझे फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 4 दे रहा है, 3 पुट कर रहा हूँ तो 9 दे रहा है। तो ये इसको बोलते हैं सिंगल वैल्यू फंक्शन है, कि अब उसको सिंगल वैल्यू दे रहे हो और आपको उसके हिसाब से ना वो एक यूनिक वैल्यू आपको निकाल के दे रहा है। इसे अगर यहाँ पे 1 पुट करते मुझे आंसर 1 दे रहा है, 2 पुट करते मुझे आंसर 0.5 दे रहा है। इस तरह क्या है आपके पास, आपको अब इसको वैल्यू दे दो और आपको उस वैल्यू के आंसर में एक कोई यूनिक आंसर आपको दे रहा है, आपको कोई वैल्यू दे रहा है उसकी, इसको बोलते हैं सिंगल वैल्यू फंक्शन है। तो सर यहाँ पे z की जगह मैं 1 2 3 कुछ भी पुट करूँ तो मुझे जो वैल्यू पुट करूँगा मुझे उसके रिस्पेक्ट से कोई नया मुझे आंसर मिल रहा होगा इसके अंदर। फिर मल्टी वैल्यू फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ z देयर करस्पॉन्ड मोर देन 1 वैल्यू ऑफ w। आप जो भी वैल्यू पुट करते हो ना इसके अंदर, भले एक ही वैल्यू पुट करो, आपको एक से ज़्यादा w की वैल्यू मिलने के खदशात जाहिर होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो इसके 4 आंसर आएंगे। √2 के कितने आंसर आते हैं, 4 आंसर आते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, ये डबल अंडर लिया हुआ है बेसिकली, सही है। तो इसका आंसर प्लस माइनस में आएगा जब भी रूट लेते हैं। इस तरह ये चीज़ है हमारे पास, 1/n, n की वैल्यू सपोज कर लो 2 है या n की वैल्यू 4 है, कुछ भी है। तो क्या है इसके अंदर आपके पास जब z की कोई भी वैल्यू पुट करते हो उसका रूट लोगे ना आप, तो आपके पास वैल्यू होगी वो एक से ज़्यादा ही आती है, प्लस माइनस में आ रही होती है। इसी तरह अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड लेता हूँ, ये एक फंक्शन है जिसका मैंने एम्पलीट्यूड लिया हुआ है। एम्पलीट्यूड भी होता है वो भी रिपीट हो रहा होता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया यहाँ पे कि एम्पलीट्यूड कैसे रिपीट होता है। आपने स्टार्ट किया, आपका आंसर आ गया 30, जैसे 30 आपको वैल्यू मिल रही है, आपका एक एंगल है 30 आपको जो वैल्यू मिलती है ना, जब आप वापसी घूम कर पूरा 360 का चक्कर लगा कर आते हो, जब आप वापसी 390 पे आते हो तब भी वो 30 की वैल्यू दे रहा होता है। फिर आप जब पूरा गोल चक्कर लगा के दोबारा आ रहे हो तो जब आप 750 पे आते हो तब भी आपको सेम वैल्यू दे रहा होता है। तो जो एम्पलीट्यूड होता है ना, बेसिकली आपको किसी फिक्स थीटा होता है वो, और आपको वो थीटा बार बार रिपीट भी हो रहा होता है, मतलब बहुत सारी आप वैल्यू हो सकती है उसकी। मैंने आप इसको इससे जाहिर किया हुआ कि थीटा तो आपका 30 फिक्स है, और प्लस आप कितने चक्कर लगाते होगे। जो के है ना, के बेसिकली चक्कर की बात हो रही है यहाँ पे। एक चक्कर लगाते हैं यहाँ पे 2πr 2π हो जाएगा, 2 चक्कर लगाते 2π या 4π हो जाएगा,
तो ऐसे इसका सूरत हाल होती है यहाँ पे। इसको मल्टी वैल्यू फंक्शन दिए होता है कि आप इसको एक वैल्यू दो, आपको ये एक से ज़्यादा आंसर दे रहा हो, तो इसको मल्टी वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब अगला हमारे पास टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिट ऑफ फंक्शन के हम चेक करते हैं कि फंक्शन की लिमिट निकालते हैं बेसिकली हम। अच्छा, ये हमारे पास कुछ कंडीशन है जिनको हम यूटिलाइज करके ना अपने फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब होता क्या है कि लिमिट हम कैसे निकालते हैं। लिमिट निकालने का एक मेथड है। जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में z की जगह 0 पुट कर देंगे, एज z अप्रोच टू 0 कर देंगे, सही है। जब हम z अप्रोच टू 0 करेंगे ना, और अगर हमारे पास एक यूनिक आंसर आ रहा हो, सबका आंसर अगर हमारे पास सेम आ रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास वो एक फंक्शन होगा या वो हमारी उसकी लिमिट कहलाएगी। इसको सवाल में ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। चलिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, थोड़ा ग्राफ में बताता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि z अप्रोच टू 0 बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, अगर z 0 अप्रोच हो रहा है तो मतलब है कि ये वाली चीज़ 0 के पास अप्रोच हो रही है, सही है। इसकी पहली कंडीशन, अगर मुझे यहाँ पे मेरे पास सपोज कर ली एक इक्वेशन है ये, और इससे मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y 0 पुट करूँगा, और इसी तरह अगर मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं x 0 पुट करूँगा। जब भी ऐसा होता है कि अगर मैं किसी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, तो हम दूसरे को 0 पुट करते हैं। तो पहले तो हमने वही बोला कि अगर x एक्सिस की बात की जाए, जैसे ये हमारे पास है, अगर हमारा फंक्शन x एक्सिस पर अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं बोलूँ कि यहाँ पे z को 0 अगर मैं पुट कर दूँ या z अप्रोच टू 0 पुट कर दूँ, तो x एक्सिस में तो y वैसे 0 होता है, y वैसे 0 होता है, और x भी 0 को अप्रोच कर रहा है। ये पहला कंडीशन है, पहला केस है जो हमें याद करना है। तो दूसरा केस क्या है, उसमें वही है कि ये हमारी पूरी वैल्यू 0 को अप्रोच करे। हमने बोला कि हमारे पास जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। अब सपोज कर लेगा जो फंक्शन हमारा ना पहले से वो वाई है, और हमने बोला कि जेड है ना इसका, जो भी फंक्शन हमारे पास है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट से राइट आ रहा था। तो इसमें जब वो वाई एक्सिस की बात होती है, हमारे पास जो उसमें एक्स कॉम्पोनेंट 0 होता है, और हमने बोला कि वाई जो है ना वो अप्रोच टू 0 हो रहा है, जब एक्स कॉम्पोनेंट 0 लिया वाई अप्रोच टू 0 हो रहा है। ये सेकंड कंडीशन है हमारे पास। थर्ड कंडीशन हमारे पास एक ऐसी लाइन जो कि किसी एक्सिस पर लाइन नहीं कर रही, सिर्फ ओरिजिन से पास हो रही है, ये वाली लाइन। तो इसमें जो y होता है वो बेसिकली mx के बराबर होता है। mx बेसिकली कांस्टेंट है। अगर सिंपल लिख दें ना x इक्वल टू वाई, तो वो तो ये वाली लाइन है जो बनी हुई है। अगर लिख दें y इज इक्वल टू 2x लिख दें, तो फिर लाइन थोड़ी इधर शिफ्ट हो जाती है, x की वैल्यू 2 हो गई ना, तो ये लाइन फिर x में थोड़ा आगे शिफ्ट होती है ऐसे। अगर लिख देते 2y इज इक्वल टू x, इसका मतलब क्या है कि लाइन ने 2 यूनिट y में ट्रैवल किए हैं, ये रहे, फिर लाइन ऐसे हुई थी। अगर x इक्वल टू वाई सिंपल लिखा हो ना, यहाँ पे m को अभी, क्योंकि m को मैंने एक जनरल लिया हुआ है, उसको मैंने 1 सपोज किया अभी, तो इसकी एक इक्वेशन ये बनाई हुई है। इसमें भी क्या है कि जो x है ना, x की वैल्यू अप्रोच टू 0 और y की वैल्यू फिक्स है, y इक्वल टू mx है। तो तीसरा केस हमारे पास ये है। चौथा केस ये है क्या, फिर पैराबोलिक केस आता है, हम x की पावर बढ़ाते रहते हैं, x पहले 1 था, फिर x 2 हो जाएगा, फिर x 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो वह बेसिकली कंडीशन है जिनको हम यूज़ करके, अगर सारी कंडीशन हमारी फुलफिल होती हैं तो हम बोलते हैं हमारा जो फंक्शन है ना वो उसकी लिमिट है। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल ना तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये सिंपल से इसके चीज़ें वगैरह। वैसे सवाल सॉल्व कैसे होता है, देखो इसमें होता ही है कि सबसे पहले हमें एक फंक्शन गिवन होता है, अगर हमारी लिमिट है जो कि z जो है वो आयोटा के पास जा रहा है, तो z जो है वो आयोटा तक पहुंच रहा है, और ये में से एक फंक्शन है, ठीक है। अब हमें इसको सबसे पहले अगर मैं डायरेक्टली इसके अंदर आयोटा पुट करता हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली आयोटा पुट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू इन्फिनिटी आती है, और हमें बचता है इन्फिनिटी से। तो मैं कोशिश हमें करने के पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो पर लिखा हुआ है जेड स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ जेड स्क्वायर माइनस 1, तो कोई मज़ायका नहीं है, इसको ऐसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको अगले स्टेप में वैसे भी लिख सकता हूँ कि लिखा हुआ है जेड स्क्वायर
माइनस ऐसे रहा। जो -1 होता है बेसिकली वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हमारे पास √-1 आयोटा के बराबर हो सकता है, तो अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर हो सकती है। तो देखो मैंने -1 को आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, सही है। अब इसमें a² - b² लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखो मैंने a² - b² का फार्मूला ओपन किया हुआ है। यहाँ पे z - i से z - i किया, सिर्फ z + i बच गया। इसमें अपनी वैल्यू पुट कर दिया, आई कि आपका आंसर ही आ गया। इसी तरह अगर अगले की बात करें, इसका भी वही है कि हमारे पास लिमिट है। अच्छा, असल सवाल ये है, इसमें सिर्फ ये था कि लिमिट पुट कर दो। इसने बोला हुआ है शो दैट द लिमिट ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट z = 0। तो इसके लिए हमें इस फंक्शन के लिए ना रेंजेस निकालनी, लिमिट निकालनी है कि इस फंक्शन की कोई लिमिट है भी कि नहीं, कहीं ये रुकता भी जाके नहीं रुकता, तो वो निकालना है इसका। चेक करना कि इसकी रेंज कहाँ तक है। रेंज बता नहीं सकते हम, बस हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इसके ये कहीं रुक भी सकता है कि नहीं, कोई लिमिट है कि इसके नहीं है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्या। इसे करते कैसे हैं, इसको करने के लिए यहाँ पर चंद स्टेप्स हैं। अब जब हमने अभी 5 पॉइंट्स पढ़े थे ना, यहाँ पे ये स्टेप 1 बाय 1 परफॉर्म करना है। अगर हमारे पास ये पहला वाला फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और दूसरा ही परफॉर्म करते हैं उसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है, जब तक वैल्यू सेम आ रही है तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक इसमें से किसी की वैल्यू डिफरेंट ना है, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो हम रुक जाएंगे। जब तक वैल्यू सेम आ रही चलते चले जाओगे, जैसी वैल्यू डिफरेंट आती है रुक जाओगे। और जब वैल्यू डिफरेंट आती है ना, बोलते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इन सारी कंडीशन की वैल्यू अगर हमें सेम निकल जाएगी तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर सारी सेम ना निकल के आए, कोई एक भी वेरी कर जाए ना, कोई एक भी अलग आ रही हो, तो हम बोलेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो बस फंक्शन ये है हमारे पास। उन्होंने बोला कि प्रूफ करो कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करते नहीं करते। उन्हें करना क्या है, वही कंडीशन नंबर 1 लगाई। कंडीशन 1 क्या बोलता है कि z अप्रोच टू 0 तो है, लेकिन z अप्रोच टू 0 कैसे है, उसका मतलब ये है z अप्रोच टू 0 तो है, लेकिन z के साथ साथ z अप्रोच टू 0 तो है, लेकिन जो असल कंडीशन है, जो पॉइंट नंबर के असल कंडीशन ये है कि y = 0 और x अप्रोच टू 1 0। तो हमने वही किया है फर्स्ट केस में कि y = 0 और x अप्रोच टू 0। सबसे पहले हम इक्वल वाली लिमिट पुट करते हैं। हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया, y भी 0 कर दिया, ये भी 0 कर दिया, ख़त्म हो गया। तो सिर्फ -x² ये कट गया आपस में। तो जब x की लिमिट 0 पुट करें तो आंसर वही आ गया, -1 आ गया। तो पहले वाले का आंसर अब ये आ रहा है। दूसरे वाले का भी सॉल्व करेंगे, दूसरी कंडीशन को भी। अगर दोनों की कंडीशन के आंसर सेम आते हैं तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे ही आंसर कहीं यहाँ पर डिफरेंस आएंगे ना, तो हम बोलते हैं यहीं पर रुक जाएंगे वहीं पर, और बोलेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सेकंड केस हमने लगाया, सेकंड केस में मैंने वही कंडीशन लगाई, इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर दी। और सबसे पहले हमने जो 0 की लिमिट पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं इन दोनों को, तो y² बच गया, इसका आंसर 1 आ रहा है। तो क्या है, इन दोनों के आंसर में वेरिएशन है, तकरीबन 2 नंबर की वेरिएशन है। जब भी आपका आंसर वेरिएशन आएगा तब बोलोगे मतलब फंक्शन जो है ना, उसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो उसकी लिमिट जो होगी वो नहीं एग्जिस्ट कर सकती एट z = 0। इसका दूसरा फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन अभी हमने करना ये कि हमें इसकी वही कंडीशन लगानी, पहली कंडीशन में वही लगाई इसके अंदर, सही है। इसमें हमने z अप्रोच टू 0 कर दिया, या अपना फंक्शन ले लिया ये वाला। z अप्रोच टू 0 से मुराद क्या, पहला जो केस था उसमें ये था कि y = 0 और x अप्रोच टू 0। तो y = 0 x अप्रोच टू 0 लग दिया हमने। सबसे पहले y की जगह 0 पुट करते ख़त्म हो गया, और स्क्वायर से रूट गया तो x बच गया, x से x कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 1 बच जाएगा। तो पहले वाले केस में आंसर वहाँ पर दिया गया जो पहले कंडीशन थी। तो दूसरी कंडीशन में आंसर वापस ये आया, दोनों के आंसर जो है वो अलग अलग है। तो ना वहीं पर रुक जाएंगे, आगे कंडीशन हम सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि कंडीशन जब तक सेम तब तक आगे बढ़ेगा, अगर सेम ना तो रुक जाओगे आप। वहीं पर रुके, आपने बोला कि इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसका अगला फंक्शन आपका ये है। इसमें पूछा गया कि बताओ क्या इसमें लिमिट एग्जिस्ट करती कि नहीं करती। तो आपने वही तरीका सेम है, आपने पहला केस लगाया। पहला केस में क्या है, आपने y = 0 x अप्रोच टू 0, y की जगह 0 पुट करोगे तो क्या होगा, ये चीज़ खत्म हो जाएगी, सर ये बच जाएगा, 3 आंसर आ रहा है इसका। इस तरह अगर हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में भी हमने जब वैल्यूज पुट की, इसको थोड़ा सिंपलीफाई किया, इसका आंसर भी 3 आता है। देखो जब हमारी वैल्यू सेम है हम रुके नहीं, हम और आगे बढ़ गए। जब वैल्यू आपकी सेम आती रहेगी आप आगे बढ़ते जाओगे। अब 3 पे गए, 3 आपने क्या पुट करना है, y = mx और x अप्रोच टू 0, आपका थर्ड कंडीशन है।
तो देखो उन्होंने वही किया हुआ, जेड इक्वल टू जीरो किया, फिर अगले स्टेप में वाई इक्वल टू एम एक्स को पुट किया और एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना है इसमें। अब जब वाई को टर्म्स पुट करके यहाँ पे एम एक्स एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एम एक्स आ जाएगा। तो वही हुआ, नीचे से एक्स कॉमन आ रहा है, ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा आपस में, ये वैल्यू बच गई। अब इसमें ये वैल्यू इन दोनों से डिफरेंट है, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू डिफरेंट है, सही है। तो इसका भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकते जब तक आपकी वैल्यू सारी सेम ना है ना, पूरे सारी कंडीशंस की, तब तक आप बोलते हो कि इसके अंदर जो है हमारे पास वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फिर अगला फंक्शन हमारे पास ये है, इस फंक्शन में वैल्यू वही सेम तरीक़ेकार है। पहली कंडीशन लगाई, ज़ीरो आंसर आया, दूसरी कंडीशन लगाई, ज़ीरो आंसर आया, तीसरी कंडीशन लगाई, ज़ीरो आंसर आया, चौथी लगाई, ज़ीरो आ गया, फिर आपने पाँचवीं लगाई, पाँचवीं का आंसर अलग आ गया, सही है। तो हमने क्या बोला कि सिंस इसको जो तुमने कंडीशन लगाई आखिरी वाले, उसका आंसर अलग आ रहा है हमारे पास, तो क्या है, इसका जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सही है। तो जब तक आपकी सारी की सारी वैल्यू जीरो ना आ जाए ना, जैसे सारी वैल्यू सेम ना आ रही हो, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 1 आ रहा तो आगे भी सब में 1 आ रहा हो, तब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर सब सारे सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उसकी। फिर बोला हुआ एक फंक्शन आपके पास, जो फंक्शन है प्रूफ करके इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हमने वही किया, पहला केस लगाया इसका आंसर जीरो, दूसरा केस लगाया आंसर जीरो, तीसरा केस लगाया आंसर जीरो, चौथे में भी जीरो, लेकिन जैसे ही 5 में सॉल्व किया आपके पास आंसर ये आ गया, तो जो कि डिफरेंट आ गया सब बाकी सब में से, तो आपने बोल दिया कि लिमिट्स की एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अच्छा, अब अगला आता है प्रूफ दैट लिमिट ऑफ फ्लोइंग एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करती फिर कैसे करेंगे? एग्जिस्ट करने का ना एक मेथड है, ये अभी तक जितना मैंने पीछे पढ़ा है ना, ये तो उसके लिए जब कि हमें लिमिट को एग्जिस्ट करवाना ही नहीं है, हमें जानबूझ के एक चीज़ अलग लानी है। अगर हमें सेम लाना हो सारा, उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हम केस नंबर 1 वैसे ही सॉल्व करते हैं, केस नंबर 1 जो आता है ना वही आंसर केस नंबर 2 का भी आ रहा होता है, लेकिन केस नंबर 3 थोड़ा अंदर हटके करते हैं। केस नंबर 3 हम क्या बोलते हैं, बल्कि केस नंबर 3 करते हैं हम, जैसा होता है जैसे वाई इक्वल्स टू एम एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसा अप्रोच टू जीरो पुट करते हैं, तो उसका आंसर भी सेम आ रहा होता है। लेकिन जो स्टेप नंबर 4 होता है ना, स्टेप नंबर 4 से आगे थ्रू आउट एन तक, स्टेप नंबर 4 में एक्स की पावर 2 होती है, स्टेप नंबर 3 में एक्स की पावर 1 होती है, स्टेप नंबर 5 में एक्स की पावर 4 हो जाएगी, सही है। तो इस तरह हमने बोला कि अगर हमारे पास ये एक्स की पावर 1 में प्रूव हो रहा है, अब अगले स्टेप में इसको हम जनरल प्रूफ करते हैं, मतलब एक्स की पावर n के लिए प्रूफ करते हैं इसको। अगर एक्स की पावर n के लिए प्रूव हो जाएगा ना, ये अगर एक्स की पावर n के लिए हमें 0 वैल्यू दे रहा होगा, मतलब एक्स की पावर हर वैल्यू पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, उसमें हमें वो सेम वैल्यू 0 दे रहा होगा। सर ने बोला लेट कर लो, इफ़ और हम ये बोला कि जो वाई हो जाए ना, वाई सपोज कर लो वाई जब जी एक्स के बराबर है, ये एक सिंपल सा एक मेथड बनाया ना, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा सारा, जिसमें है कि हमारे पास मैंने बोला कि y है एक फंक्शन जो कि जी एक्स के बराबर है। अगर यहाँ पे x की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो मुझे g में भी x की जगह 0 पुट करेंगे, आंसर मेरा 0 आ रहा है। अगर मेरे पास आंसर 0 आ जाए तो मेरी वो कंडीशन पिछले वाले की तरह फुलफिल हो रही है, 0 0 0। तो बाय अब मुझे इसमें ना बेसिकली मुझे इसको मैक्लेरन सीरीज से इसको ओपन करना है। ये जो फंक्शन था y का, मैक्लेरन सीरीज़ क्या होती क्या है कि आपके पास ना जितने भी वेरिएबल होते हैं, जैसे ये वाला फंक्शन, इसके अंदर 0 पुट करो, फिर इसके डेरिवेटिव में 0 पुट करो, फिर इसके डबल डेरिवेटिव में 0 पुट करो, फिर इसके ट्रिपल डेरिवेटिव में एंड सो ऑन 0 पुट करते रहो। ये मैक्लेरन सीरीज होती है कि जो भी फंक्शन हो ना, फंक्शन में 0 पुट करो, फिर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करो, सेकंड में 0 पुट करो, थर्ड में 0 पुट करो एंड सो ऑन। और x की वैल्यू इस सीक्वेंस से बढ़ती रहती है, x/1 फैक्टोरियल, x² 2, x² 3 फैक्टोरियल। इसमें फर्स्ट चीज़ थी हमने कहा था जब भी जी फंक्शन के अंदर 0 पुट करके उसका 0 आएगा तो उसको 0 पुट सपोज कर लिया। बाकी ये वजह इसमें एक्स कॉमन ले लिया, ये चीज़ आ गई। जनरल चीज़ इसको हमने एक नाम दे दिया, इसको हमने एच एक्स का नाम दे दिया, ये नीचे इसको हमने एच एक्स का नाम दे दिया इस पूरे पैरामीटर को। तो बस क्या हो गया, जो हमारे पास जो जी एक्स की जो वैल्यू थी ना वो बराबर आ गया हमारे पास एच एक्स के बराबर आ गई। और एच एक्स में भी अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट करता हूँ तो देखो यहाँ भी 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट करता हूँ, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और थ्रू आउट आगे सब कुछ 0 हो जाएगा, सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी। तो एट x = 0 जो ये चीज़ होगी वो जी सिंगल डेरिवेटिव ऑफ 0 के बराबर ही होता है।
यहाँ से ये डेरिवेशन टाइप का ये पुट किया जाएगा हर सवाल में जब भी हमारे पास बोला जाए कि आप इसको प्रूव करो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसमें आपने फिर अब वही करना है, आपने आपके पास y की वैल्यू आ गई hx, क्योंकि y बराबर था g, जो y था ना आपके पास वो बराबर था g के, सही है, और g बराबर है किसके, hx के। अब लिमिट पुट की यहाँ पे g y इक्वल्स टू hx और x इक्वल्स टू 0, तो y की जगह y की वैल्यू पुट की, x की जगह अपने x की वैल्यू पुट की, x की जगह वैसे x ही है। थोड़ा सिंपलीफाई किया, आपका आंसर इसका 0 आ रहा था। तो ये जनरल आंसर का जनरल भी आपको 0 आ रहा है, जनरल स्पीकिंग। तो सबके आंसर क्योंकि 0 आ रहे हैं और सेम आ रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन 0, सेकंड कंडीशन 0, थर्ड कंडीशन 0, सबके आंसर सेम आ रहे हैं। तो उसको बोलें कि हमारे पास जो है लिमिट ना वैसे एग्जिस्ट करती है एट z इक्वल टू 0। बस ये सिंपल सवाल है इसका। इस तरह दूसरा फंक्शन से इसमें भी बोला कि बताओ इसका जो है लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती 0 पे, वैसे सेम तरीक़ेकार है। फर्स्ट कंडीशन यूज़ करेंगे 0 आंसर आया, सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे 0 आंसर आया, थर्ड कंडीशन यूज़ करेंगे इसका आंसर 0 आ गया, सही है। फिर हमने आगे गए जनरल कंडीशन में। जनरल कंडीशन के ये स्टेप सेम है, सारे स्टेप जो पीछे हमने किए थे सारे वही थे। अब फिर हमने इसको दोबारा अपनी जो फंक्शन उसके वैल्यूज पुट की, y इक्वल्स टू hx और x अप्रोच टू 0, तो इससे हमारे पास पूरा दोबारा 0 आ रहा था। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में भी आंसर 0 आ रहा था, और जो हमारे पास जो ओवरऑल कंडीशन थी ना हमारे पास जो ये था, जो कि जनरल कंडीशन का आंसर 0 आ रहा था। तो ऐसे हम इसको प्रूफ करते हैं कि हमारे पास जो ओवरऑल है सबकी वैल्यू 0 आ रही हैं, तो हमारे पास इसका लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है एट z इक्वल टू 0। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है कि अगर हमें बोला जाए कि लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, इफ़ वी हैव प्रूफ दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देन शो दैट टू लिमिट अलॉन्ग डिफरेंट पाथ आर नॉट इक्वल। अगर लिमिट किसी भी, जैसे हम केस यूज़ करते हैं ना, हम पहला केस यूज़ करते हैं, सेकंड केस यूज़ करते हैं, थर्ड केस यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपको प्रूफ करना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप किसी भी दो चीज़ों को आपस में अनइक्वल करा के ले आओ। किसी भी दो केसेस को जब आप पुट कर रहे होते वैल्यूज़, फर्स्ट केस सेकंड केस, उसकी आंसर अलग लेकर तो आपको आप बोल सकते हो कि लिमिट की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपको प्रूफ करने की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आपको फर्स्ट केस भी करना पड़ेगा, सेकंड केस भी, थर्ड केस भी और उसके बाद आपको फिर एक जनरल केस जो कि हमने ये देखा था ये करना पड़ेगा आपको। तो ये सिंपल सवाल थे। अगला है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूटी बेसिकली होता है कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है भी क्या नहीं, बीच में कुछ वेरिएशन तो नहीं आ रही इसके अंदर, तो वो चेक करना होता है इसके अंदर। अब इसमें करना ये सबसे पहले आपने वही चेक करना कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती कि नहीं करती, ऊपर वाला सारा पार्ट है, सारा काम ऊपर वाला है कि आपने चेक करना कि लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं करती। तो कंटिन्यूटी का ना कुछ कंडीशन है। कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि चेक करो कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती कि नहीं करती, पहला इसका पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब आपका जो फंक्शन है, सही है, फंक्शन में अगर आपको जो लिमिट दी हुई है, अगर आप वो लिमिट उसमें पुट करते हो, कहीं पर लिमिट उसकी इन्फिनिटी तो नहीं आ रही, कोई रियल नंबर ही आ रहा है उसका, सही है। अगर कोई रियल नंबर आ रहा है, कोई भी नंबर आ रहा है, बस इन्फिनिटी ना आए, तो बोलते कि हाँ भाई सही है, वो एग्जिस्ट करता है। सेकंड पार्ट देखना। और थर्ड पार्ट, आपकी जो लिमिट आ रही है इसकी, वो लिमिट और आप इस पर जो वैल्यू पुट करते हो उसका आंसर सेम आना चाहिए। अगर ये तीनों केसेस या तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोलते हैं यहाँ पर जो है वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, अगर नहीं है तो बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। जैसे आप देखें, मेरे एक फंक्शन गिवन है और उन्होंने पूछा है कि चेक करो कि कंटिन्यूस फंक्शन है भी कि नहीं। तो क्या चेक करना, सबसे पहले वही है, हमें इसकी पहले लिमिट चेक करनी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमें 4 स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। पहला स्टेप परफॉर्म किया इसमें 0 आ रहा था, दूसरा स्टेप परफॉर्म किया इसमें 0 आ रहा था, तीसरा स्टेप में भी वैल्यू हमारी डिफरेंट आ रही थी, 0 नहीं आ रहा था। तो हमने बोला क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो वही अलग आ रही है जो कंडीशन की, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो पहला पॉइंट ही हमारा फेल हो गया। तो लिख दिया। सर दूसरा बस ये है, उन्होंने बोला हुआ कि इसमें बताओ ये कंटिन्यूस है भी कि नहीं। तो आपने अपना फंक्शन लिया और फंक्शन में वही आपने करना है, पहले आपने चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपको कंडीशन लगानी है। पहली कंडीशन क्या है, लिमिट, ये वाली पहली कंडीशन है, इसका आंसर 0 आ रहा है। दूसरी कंडीशन है इसका आंसर भी 0 आ रहा था, तीसरी का आंसर भी 0 आ रहा था। जब तीसरी तक का भी आंसर 0 आ जाए ना, फिर आप जनरल केस की तरफ जाओगे। आपने जनरल केस यूज़ किया, वही साम एज इट इज़ सेम चीज़ें, तो पूरे डेरिवेशन में मैक्सवेल सीरीज यूज़ किया आपने, एट द एंड ये निकाला है और आपने बस लिमिट पुट कर दी है y इक्वल्स टू hx x hx
और एक्स टेंस टू अप्रोच टू ज़ीरो। वैल्यूज पुट के इसका आंसर 0 आ रहा था। तो जब सबके आंसर आपको 0 आ रहे थे और आपने बोला कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आपका पार्ट नंबर ए सॉल्व हो गया और पार्ट नंबर ए फुलफिल हो गया आपका। जो कि क्या बोलता है पार्ट नंबर एक कंटिन्यूटी के लिए, कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास जो फंक्शन है वाकई में वो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो पार्ट नंबर हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी क्या है, हमें उसके अंदर जो हमारा फंक्शन था ना उसके अंदर जो टेंस टू की वैल्यू को पुट करनी है। पार्ट बी में क्या था कि हमने जो पार्ट नंबर ए में था उसमें जेड की जगह 0 पुट किया था। पार्ट नंबर बी में करना है कि हमारा जो फंक्शन था ना हमारे पास, एक हमारा फंक्शन था ये हमारा फंक्शन है, अगर इसमें मैं जेड की जगह 0 पुट कर तो मुझे आंसर 3 दे रहा है। दूसरा पार्ट आपका ये हो गया। तीसरा पार्ट क्या है, आपकी जो ये वाली वैल्यू है और आपकी जो लिमिट की वैल्यू आ रही है, जब अपने आंसर जो आ रहे हैं वो सेम आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं आ रहा था। बोला कि शुरू के 2 पॉइंट्स तो फुलफिल हो रहे थे, लेकिन आखिरी पॉइंट इनको सेम भी होना चाहिए, वो सेम नहीं आ रहा था। तो ऐसे आपने बोल दिया इससे कि इसमें यहाँ पास जो है वो ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। इस तरह अगले की बात करें, इसमें वही प्रूफ करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन है भी कि नहीं। तो वही पहली कंडीशन लगानी है, उसका आंसर 0 आ रहा है। दूसरी कंडीशन लगाने आंसर 0 आ रहा है। तीसरी लगाने आंसर 0 आ रहा है। जब 3 लगाने के बाद आंसर 0 तो हम जनरल केस पे आएंगे, वो सेम तरीक़ेकार है। सारा मैक्लैरेन सीरीज लगाई, अपने एच एक्स की वैल्यू निकाल ली यहाँ तक। फिर आपने इसको जो लिमिट लगाने के बाद जो चीज़ निकालेगा उसका आंसर 0 आ रहा है। तो क्योंकि उसके सबके आंसर 0 आ रहे थे, इसके जो है वो पार्ट नंबर है हमारा सोल्व हो गया और पार्ट नंबर हमारा प्रूव हो गया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है। पार्ट नंबर बी में क्या है, हमें इसकी जगह जो हमारा जो फंक्शन है, इस फंक्शन में डायरेक्टली हमें z = 0 पुट करना है। अगर z = 0 पुट करते हैं हमें आंसर वैसे ही 0 दे रहा है, ये लिखा ही होता है यहाँ पे अमूमन। तो पार्ट नंबर बी भी हो गया, तुम्हारा आंसर सॉल्व हो सकता है। पार्ट नंबर सी क्या है, जो इसका आंसर आ रहा है और जो इनका आंसर आ रहा था लिमिट्स का, वो सेम होना चाहिए और वो सेम आ भी रहा है। तो हम बोलेंगे इसकी लिमिट, इसकी जो कंटिन्यूटी है वो है, ये कंटिन्यूटी इसकी